न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसका बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किसी चीज़ को कूल करने की बात हो रही है और ये फॉर्मूला भी न्यूटन के पास ही जाता है। न्यूटन ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा होता है, कोई लिक्विड ठंडा होता है, तो उसके लिए कौन सा रूल मतलब क्या स्टेप आपको यूज़ करने पड़ेंगे, तो न्यूटन ने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सपोज बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी लिक्विड है, इसका टेम्परेचर मान लिया T है, काफ़ी बड़ा हुआ टेम्परेचर है। इसके आसपास एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर, इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया T0, सराउंडिंग टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे तो कोई गर्म पानी रखा हुआ है, इसका टेम्परेचर T है, इसके आसपास का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा है, वो T0 है, सराउंडिंग टेम्परेचर। तो इसमें से जो गर्म ऑब्जेक्ट है, इसमें से हीट बाहर को रेडिएट होगी, ऐसे होगी कि नहीं होगी? हीट रेडिएट होगा, ये धीरे धीरे ठंडा होगा। तो न्यूटन ने बताया कि यहाँ पे जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब कि dq अपॉन dt, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, क्योंकि यहाँ पर हीट डिक्रीज हो रहा है, माइनस dq अपॉन dt लिख लेंगे, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। इनके टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना जल्दी ये अपनी हीट को लूज करेगा। सपोज मान लिया इसका टेम्परेचर यहाँ पर 100 है, बाहर का मान लिया 10 डिग्री है, तो डिफरेंस कितना 90, तो बहुत जल्दी कूल हो जाएगा। अगर मान लिया ये 80 है, कितना डिफरेंस आया, अब थोड़ा सा उसके कंपेयर में कम हीट को लूज करेगा। अगर मान लिया ये हो गया 20, डिफरेंस कितना 10, बहुत टाइम लगेगा ठंडा होने में इसको, बहुत धीरे धीरे हीट को, तो मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस है। और अगर ये 10 ही आगे 0 टेम्परेचर है तो ऐसे ही रखा रहेगा, कोई हीट एनर्जी यूज नहीं करेगा, फिर आप उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा इसकी हीट बाहर निकालने के लिए। हाँ, वो मतलब सेम रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। दिस इज गिवन बाय द न्यूटन। लिखिए डेफिनेशन इसका, अपना लिखिए। पहले वर्ड्स में लिख लीजिएगा, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। इसमें कांस्टेंट लगा ले, माइनस dq अपॉन dt इज इक्वल टू k T माइनस T नॉट, इक्वेशन फर्स्ट। हो गया? अच्छा बच्चों एक बात बताइए, अगर मान लीजिए इस बॉडी का मास m हो और मैंने आपको एक स्पेसिफिक हीट वाला कंसेप्ट बताया था, इसकी हीट धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है, तो अगर मास m है, टेम्परेचर डिफरेंस भी कुछ गिवन है, तो वहाँ पर जो हीट लॉस होगा उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? dq इज इक्वल टू mc डेल्टा t, याद है वो आपको? तो देखो आगे स्टेप देखो उसमें, लेट m इज द मास ऑफ द बॉडी, c इज द स्पेसिफिक हीट, सो ऑफ द बॉडी टेम्परेचर t, सो स्मॉल टाइम dt में उसका कितना हीट लॉस हुआ, द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट इन टाइम dt, the amount of heat is lost. So यहाँ पर सिंपल ये फॉर्मूला लगाइएगा, dq इज इक्वल टू mc और टाइम डिफरेंस हमने लिया यहाँ पर dt, टेम्परेचर डिफरेंस, इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, बिकॉज ये कितने टाइम में हुआ है, इसको दोनों साइड में टाइम से डिवाइड कर लेते हैं।
दोनों साइड में टाइम से डिवाइड करना है, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एन सी एंड डी टी अपॉन डी टी। इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिएगा। इस इक्वेशन में द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट व्हेन पुट इन सराउंडिंग, सो डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डी टी। डी टी इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। T1 T2 पहले मान लीजिए इसका 30 था, अब 20 हो गया, वो टेम्परेचर डिफरेंस। सो इसको दोनों साइड में कैसे डिवाइड किया, टाइम से, dq अपॉन dt। अब एक काम करो, ये जो dq अपॉन dt की वैल्यू ये वाली आई है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो, इसमें कर सकते हैं। आगे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। So minus mc dt upon dt is equal to k t minus t naught। इस mc को इधर कर दो, so dt upon dt is equal to minus k upon mc and t minus t naught। इसको एक बड़ा कांस्टेंट मान लो, माइनस को भी हटा दो, माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी, न्यूमेरिकल जवाब करेंगे उसको बाद में देख लेंगे। माइनस को न्यूमेरिकल के लिए हटा देना, वैसे लिख के रख देना। इसको एक बड़ा कांस्टेंट मान लो, t माइनस टी नॉट। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सेट हो गया। dt अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट। अब इनकी थोड़ा एब्रिविएशन भी चेक कर लो बच्चों। यहाँ पर जो dt है ये वाला, ये होगा हमेशा T1 माइनस T2 के इक्वल, दो टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी के खुद का। और इसमें ये तो टाइम हो गया, ये वाला जो इधर वाला T है, इसको आप हमेशा दोनों टेम्परेचर का मीन निकाल के लिखा करेंगे। इस T को जो सराउंडिंग टेम्परेचर से पहले है उसका क्या करना है, मीन निकालना है दोनों टेम्परेचर का। और T नोट जो भी होगा वो सराउंडिंग टेम्परेचर होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर T नॉट। बच्चों एक बार दोबारा से फिर सुन लें। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट is directly proportional to the temperature difference between surrounding and body temperature, right? So according to Newton's law, we can write dq upon dt proportional to t minus t naught, right? So where k is a constant, proportionality constant, t minus t naught. What is t? It is a mean of mean temperature, t minus t by 2, it is surrounding temperature. The amount of heat is lost, suppose आपने गर्म बॉडी कोई भी रखा यहाँ पर, उसका धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है। इनिशियल टेम्परेचर मान लो उसका T1 था, कुछ देर बाद उसका टेम्परेचर घटते घटते T2 हो गया, राइट? तो उसमें जो हीट लॉस हुआ वो हमने स्पेसिफिक हीट की टर्म में बताया था, dq इज इक्वल टू mc dt। dt क्या होगा, T1 माइनस T2 करके। यहाँ पर जो dt है वो T1 माइनस T2 है। m क्या है, बॉडी का मास है, c क्या है, स्पेसिफिक हीट है, dt टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, सो प्यारे बच्चों यहाँ पर फिर हमने क्या किया, इस इक्वेशन को दोनों साइड से टाइम से डिवाइड किया। टाइम से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को उठाया यहाँ से और इसकी जगह रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद ये वैल्यू मिला आपको, इस mc को इसके k के नीचे ले आए, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर लिया। सो dt अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस k अपॉन mc t माइनस t नॉट। इसको एक बिगर कांस्टेंट, एक अलग से, क्योंकि सारी वैल्यू कांस्टेंट की है तो इसको बड़ा k मान लिया, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, इसको कांस्टेंट की फॉर्म में लिखा देंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सो dt अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस k t माइनस t नॉट। सो dt इज व्हाट, टेंपरेचर डिफरेंस, एंड दिस वन इज मीन, दोनों टेंपरेचर का जो वो आप वहां पे चेंज हुआ है। अच्छा बच्चों, पहले इस क्वेश्चन को ही हम यहाँ पे पूरा कर लेते हैं, बुक में चेक करें।
द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप dt को, इनको रिप्लेस कर दो, इसको तो इधर ले आओ और इस dt को इधर पहुंचा दो। देखो चेक करो ऐसे क्या है बुक में, dt अपॉन t माइनस टी नॉट माइनस के dt लिख दिया। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करो दोनों साइड में, इंटीग्रेशन हो रखा है, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो जहां पर dt अपॉन t माइनस टी नॉट है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, मैथ्स वाले बच्चे समझ जाएंगे कैसे होता है, तो इसका आंसर log में आएगा। किसमें आएगा? log e t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। अब जब आप log को इधर मूव करेंगे तो वो सारे के सारे टर्म्स e की पावर में चढ़ जाएगी। जब आप log के दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उधर e की पावर में आ जाएगा माइनस के टी अपॉन सी, और फिर उसके बाद टी नोट को इधर ले जाएंगे। फाइनली दिस वन इज रिजल्ट। नोट करें इसको पहले। सी कांस्टेंट है यहाँ पे। अब इसको लो फिनिश करना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरी वैल्यू e की पावर में चढ़ जाएगी, या फिर t इज इक्वल टू टी नॉट। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल इसमें नहीं है, न्यूमेरिकल तो यहीं पे आ जाएंगे सारे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप एक रिजल्ट देख पा रहे हैं, यहाँ देखिएगा टाइम। तो उस रिजल्ट से हमें एक चीज कंफर्म हो रही है कि सर जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? अब धीरे धीरे जब टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर डिफरेंस तो कम होता जाएगा ना। सोचो पहले 100 था, फिर 80 टाइम बढ़ता जाएगा सेकंड बाय सेकंड। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, किसका टेम्परेचर डिफरेंस वर्सेस टाइम, तो क्या जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस टाइम बढ़ रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये ग्राफ आएगा। ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ है क्या टेम्परेचर डिफरेंस वर्सेस टाइम का? यस सर। एक ग्राफ यहां से बनाएंगे आप, ये देखिए यहाँ पर log t माइनस टी नॉट, log t माइनस टी नॉट और टाइम, ये कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन नेगेटिव टर्म में है। तो एक ग्राफ और आएगा log t माइनस टी नॉट वर्सेस टाइम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव में है, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। देखो ऐसा ग्राफ भी होगा, दोनों ग्राफ बनाएंगे जल्दी जल्दी। देखो एक ग्राफ तो यहां से आएगा बच्चों, इस वाली इक्वेशन से, राइट, और दूसरा ग्राफ यहां से। और ब्लूटूथ मैंने खोला नहीं, आज इतनी आवाज आएगी कि नहीं यार। जल्दी जल्दी करो।
चलिए मैं इसका एनालिसिस सिखाता हूँ आपको। एग्जाम्पल 29 देखो, एग्जाम्पल 29 खोलिए सबने। इसमें कहा हुआ है बॉडी कूल्स इन 7 मिनट फ्रॉम 60 डिग्री टू 40 डिग्री। एक बार ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन नहीं दिखता। एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 7 मिनट में मतलब 420 सेकंड में 60 से 40 हो गया, राइट। अरे लड़की तेरे को सुन ही रहा, तो बोलो, कॉपी में देख रहा है, बोलो न्यूमेरिकल भी। व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 6 से 7 मिनट। अगली 7 मिनट में उसका टेम्परेचर कितना चेंज होगा, बात समझ पा रहे हैं। तो T1 कितना पहली कंडीशन में 60, T2 कितना है 40, टाइम कितना है 420 सेकेंड। सराउंडिंग टेम्परेचर 10 डिग्री दिया हुआ है एटमॉस्फेयर का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए जो पहली वाली इक्वेशन थी इधर वाली, दिस वन, dt अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ माइनस हटा दो, के टी माइनस टी। आपके पास T1 है 60 और T2 कितना है 40। तो 60 माइनस 40 कितना हुआ 20। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कितना है 420 की T1 प्लस 100 250 माइनस 10 से लिखा गया ना। इन दोनों का मीन निकाला हुआ है 60 प्लस 40 100 कितना से आ गया की मल्टीप्लाई 40 21। सो ये आ गया आपके पास 1/21 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 40। तो यहाँ से k निकालो, k कितना आया 21 मल्टीप्लाई 40, k की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या पूछे नेक्स्ट 40 में, नेक्स्ट 420 सेकंड में, तो अब उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना माना जाएगा 40 माना जाएगा ना। यहाँ तक तो पहुंच गए। अब अगली 7 मिनट में पूछा है और T2 निकालना है, कितना हो जाएगा, T0 कितना रहेगा 10 ही रहेगा, टाइम कितना। अब इसी क्वेश्चन में दोबारा से आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे T1 माइनस T2, T1 की जगह 40 माइनस T2 अपॉन 420 इज इक्वल टू k की जगह ये वाली वैल्यू, यहाँ पर क्या आएगा 40 प्लस T2 डिवाइड बाय 2 माइनस 10। सोल्व करो, आंसर आएगा। शुरू से करो ये सब। इसको बुक में देख के मत करना, जैसे मैंने बताया सही करना।